पिछले साल वसंत में एक प्राथमिक विद्यालय ने छात्रों को वसंत भ्रमण के लिए आयोजित किया। समूह का नेतृत्व करने वाले शिक्षक का नाम ली म्यू था। बच्चे जैसे ही टूर बस पर चढ़े वे इतने उत्साहित हो गए जैसे उन्होंने मशीन चला ली हो। वे बस में शोर मचा रहे थे और बिल्कुल भी शिक्षक की बात नहीं सुन रहे थे। लीमू ने काफी देर तक कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंततः उसने हार मान ली और खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। उसे इन विद्रोही बच्चों को अनुशासन में रखने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिला। बिल्कुल, उनमें कुछ शांत और अच्छे छात्र भी थे। लीमू के पीछे की सीट पर बैठा एक छोटा लड़का, उसका नाम श्याओजी था। वह एक शांत बच्चा था लेकिन उसे अक्सर अन्य सहपाठियों द्वारा डरपोक कहा जाता था। लीमू उसे परेशान होते देख बहुत दुखी हुआ। उसने कई बार श्याओजी से कहा था कि उसे बहादुर बनना चाहिए और ऐसी स्थिति में खुद के लिए खड़ा होना सीखना चाहिए। हर बार लियू बांग शिक्षक को हस्तक्षेप करने देता था, वह खुद की रक्षा करना कभी नहीं सीख पाया। जब बस एक सुनसान बाहरी इलाके से गुजर रही थी तो लीलू ने सड़क के किनारे एक गाय का कंकाल देखा तो उसने छात्रों का ध्यान भटकाने का एक तरीका सोचा। उसने अपनी आवाज ऊंची करके बच्चों को शांत किया और कहा कि उसके पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो उन्होंने निश्चित रूप से नहीं सुनी होगी, लेकिन यह कहानी कुछ डरावनी है और इसे फैलाने पर कभी रोक लगाई गई थी। अगर बच्चे इसे सुनना चाहते हैं तो उन्हें गोपनीयता का वादा करना होगा। लीलू का यह तरीका सफलतापूर्वक छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ा गया। छात्र तुरंत शोरगुल करना बंद कर दिया, उम्मीद करते हुए कि शिक्षक उन्हें यह कहानी सुनाएंगे। लीलू ने राहत की सांस ली। कम से कम इससे वे बुरे बच्चे थोड़ी देर के लिए श्याओजी को चिढ़ाना बंद कर देंगे। फिर एक छात्र ने कहा, जल्दी सुनाओ शिक्षक, वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। लीलू हल्के से मुस्कुराए और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले जापान के एक दूरस्थ गांव में बाढ़ का प्रकोप हुआ। एक दंपति अपने छोटे बच्चे के साथ भोजन और आश्रय की तलाश में निकले, लेकिन यात्रा लंबी और खतरनाक थी। उन्हें गांव तक पहुंचने के लिए ऊंची पहाड़ियां पार करनी थी। उस सर्दी बहुत ठंडी थी। पति को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी पत्नी और बच्चे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। उसे मदद के लिए अकेले जोखिम उठाना पड़ेगा। जब वह जंगल से गुजर रहे थे उन्होंने हाल ही में मरी हुई एक गाय देखी। उन्होंने गाय के पेट को काटा और अपनी पत्नी और बच्चे को ठंड से बचने के लिए उसमें जाने दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि किसी भी हाल में जंगली जानवरों को उन्हें खोजने न दे। फिर ठंड की परवाह किए बिना अकेले आगे बढ़ गए। कई दिन के कठिन रास्ते के बाद वे आखिरकार एक गांव पहुंचे, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि कमजोरी और भूख के कारण पहला कदम उठाते ही गिर गया। दयालु ग्रामीण उसे अपने घर ले गए और उसकी देखभाल की। एक दिन के बाद अंततः वह जाग गया, लेकिन उसे अभी भी बुखार था और वह मानसिक रूप से उलझन में था। अपने परिवार को जल्द से जल्द खोजने के लिए वह उस जगह वापस गया जहां उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा था। उसके भ्रमित मानसिक स्थिति में उसे आभास हुआ कि मृत गाय उठ खड़ी हुई और उसकी पत्नी व बच्चे पर हमला कर रही है। क्रोध में आकर उसने गाय को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन दुखद घटना हो गई कि उसने इस प्रक्रिया में अपनी पत्नी को मार दिया। पत्नी ने अपने शरीर से बच्चे की रक्षा की। पति पूरी तरह पागल हो गया। उसने बैल का सिर काटकर अपने सिर पर पहन लिया और कुल्हाड़ी लेकर अपने बेटे का पीछा किया। वह अपने बेटे की कल्पना परिवार को मारने वाले राक्षस के रूप में करने लगा, जब तक बेटा एक गांव नहीं पहुंचा और चिल्लाकर ग्रामीणों से मदद नहीं मांगी। ग्रामीणों ने बैल के सिर वाले आदमी को देखकर मिलकर उसे मार डाला। इसके बाद बेटा इस गांव में धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने अपनी दिनचर्या में अपने पिता की कहानी लिखी। 20 की उम्र में उसने अपने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि यह कहानी एक त्रासदी है और इसे किसी को नहीं सुनाना चाहिए, इसलिए उसने किताब के पन्ने फाड़कर हवा में उड़ा दिए। लीमू ने पूरे ध्यान से यह कहानी सुनाई और सभी छात्र पूरे ध्यान से सुन रहे थे। इस समय लीमुई ने देखा कि बगल में बैठा श्याओजी बाहर की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। फिर उसने कहा, डायरी में ऐसा नहीं लिखा था। उसके सहपाठी फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। लीमू खड़ा हो गया, हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर श्याओजी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि डायरी में ऐसा नहीं लिखा था? श्याओजी मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए बोला कि उसने उस डायरी का आखिरी पन्ना ढूंढ लिया है। फिर उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसने उस कागज पर लिखी सामग्री बताना शुरू कर दिया। कहानी बहुत डरावनी थी। छात्रों ने उससे रुकने की प्रार्थना की, लेकिन श्याओजी ने अपनी कहानी नहीं रोकी। एक दिन बाद बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे। चीनी भाषा में एक खोज टीम ने लापता छात्रों को खोजने का प्रयास किया। अपनाओं के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक कहानी सुनाई। ड्राइवर ने सुनने के बाद कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने उससे कहा कि वह कहानी को फिर से सुनाए। छोटे ची ने उन पर रहस्यमय मुस्कान फेंकी और फिर कहा, तुम्हें यह कहानी बहुत पसंद आएगी। मैंने एक बड़ा फायदा उठाया। मैंने अंदर के दूसरे रिंग रोड में स्थित एक स्वतंत्र विला के बदले बाहरी छठे रिंग रोड के उपनगर में एक अपार्टमेंट लिया। इसके लिए मैंने अतिरिक्त 3 लाख भी दिए। घर की ध्वनि रोधक व्यवस्था अच्छी नहीं है। रात में सोते समय मुझे हमेशा ऊपर से कूदने फांदने की आवाज सुनाई देती है। मैं ऊपर वाले पड़ोसी से बात करने गया, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। मैं फिर से सुरक्षा कमरे में गया। मैंने सुरक्षा गार्ड से पूछा कि आखिर मेरे घर के ऊपर कौन रहता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने कहा कि मेरे घर के ऊपर कोई नहीं रहता। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शायद ऊपर कोई बिल्ली या कुत्ता जैसे छोटे जानवर आए होंगे। दूसरे दिन
मैं फिर से गार्ड के पास गया। गार्ड ने मजबूरी में मुझे ऊपर के कमरे में ले गया। गार्ड ने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन रात में मुझे फिर भी कूद कूद की आवाजों ने सोने नहीं दिया। मैं अपनी दादी को लेकर आया। दादी एक अंधविश्वासी महिला हैं। उन्होंने मेरे घर में इधर उधर देखा, फिर आंखें बंद करके ध्यान से सुना। तुम्हें जल्दी से जल्दी घर बदलना होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों। दादी का जवाब सुनकर मैं डर गया। उसने कहा कि इस इमारत में बहुत से भूत हैं और ये भूत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है, वे वास्तव में मेरे कमरे में ही हैं। जो आवाजें मैं सुन रहा था वे भूतों के उल्टे लटक कर छत पर पैर पटकने की आवाजें थीं। की वजह से मैंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। बाहर जाने के बाद मैंने बड़ी उम्मीद के साथ नौकरी की तलाश शुरू की कि मैं अपनी क्षमता दिखा सकूं, लेकिन वास्तविकता ने मुझे कड़वा सबक सिखाया। बिना डिग्री और बिना अनुभव के एक आदर्श नौकरी पाना वास्तव में मेरी सोच से कहीं अधिक कठिन था। आप सभी को मेरी गलती से सीख लेनी चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत कम लोग आते हैं, ये मानो एक भूला हुआ स्थान है। समझा जा सकता है कि इस काम की तनख्वाह भी बहुत कम है। 8 अगस्त की रात को दुकान का मालिक काम खत्म कर चला गया। ल्यूसिया रात की शिफ्ट की जिम्मेदारी निभा रहा था मेरी दुकान की देखभाल के लिए। वैसे ही कम लोग आते थे और ऊपर से ये, लेकिन आज कुछ अजीब था। बाहर घना कोहरा था और पार्किंग में कोई कार नहीं थी। इसका मतलब है कि यह बूढ़े व्यक्ति कार से नहीं आए और वह अकेले ही थे। सोचा इतनी उम्र में सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, आप सिगरेट खरीदना चाहते हैं? वह अब भी कुछ नहीं बोला। मैंने यह मान लिया कि उसने सहमति दे दी है और उसे एक पैक सिगरेट दे दिया। उसने यह भी नहीं कहा कि यह वही ब्रांड है जो वह चाहता था या नहीं। बूढ़ा व्यक्ति फिर भी ऐसा ही था कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और सिर घुमाए बिना दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। मैं जल्दी से काउंटर से बाहर दौड़ा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका था। मैंने पीछे से दरवाजा खोला और एक अनोखी ठंडक महसूस की। देखा कि बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही सड़क के बीच में था। मैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने देखा कि एक बस बूढ़ा व्यक्ति की ओर तेजी से आ रही थी। मैंने जल्दी से चिल्लाया, गाड़ी जल्दी हट जाओ, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जैसे सुना ही नहीं और सड़क के बीच में खड़े रहे बिना हिले डुले। अचानक वह मुड़े और केवल जमीन पर सिर्फ वह सिगरेट का पैकेट था जो मैंने अभी अभी दादाजी को दिया था। यह घटना मेरे मन में हमेशा एक ऐसा प्रश्न बनकर रह गई जिसे मैं कभी सुलझा नहीं पाया। आखिरकार मैं वापस स्कूल गया और अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने एक मानसिक चिकित्सक बनने का फैसला किया। हो सकता है मैं अपने दिल की गांठ को नहीं बचा सकूं। उस रात जो हुआ उसके बारे में मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज मैं इस बारे में बात करने का फैसला कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उस बूढ़े आदमी की बात है, मुझे भी उससे अलविदा कहना है। उम्मीद है कि वह अंततः वह सिगरेट का पैकेट प्राप्त कर सकेगा जो उसके मन में बसा था।